दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आया हूं जो कि पर्यावरण की सीरीज के अंतर्गत है। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लें ताकि जब भी हम लाइव आए या जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, पर्यावरण की सीरीज के अंतर्गत मैं आज आपको जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उन्हें देख लें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने उधर समझा दी है। जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग मैंने पढ़ाया था तो वहां भी कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा भाग खत्म मैंने कर दिया था, आपको ना समझा दिया था मैंने। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप क्या करें, वो पुराने वीडियो जरूर देखें, तभी आपको सही रूप में समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ चीजें और बच गई थी तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो सम्मेलन उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, नाम है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज। चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी स्टेट सर्विस एग्जाम हो, वहां पर अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है सिलेबस में जलवायु परिवर्तन, ठीक है। और अन्य एग्जाम, वनडे एग्जाम में भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बात करते हैं जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, जलवायु और परिवर्तन दो शब्द हैं, जलवायु और परिवर्तन या फिर क्लाइमेट और चेंज। तो पहले अपन समझते हैं जलवायु क्या होता है, फिर समझेंगे परिवर्तन को। भाई अगर पहले अपन जलवायु को समझ जाएंगे तो फिर हम परिवर्तन को आसानी से समझ जाएंगे। यानी कि जलवायु में होने वाला परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। लेकिन जलवायु क्या होती है ना, जलवायु क्या होती है यहाँ समझते हैं हम। क्या बोल रहा है कि सामान्यतः जलवायु का आशय, सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में, मतलब कोई भी क्षेत्र दिया रखा होगा, किसी दिए गए क्षेत्र से मतलब क्या हो सकता है, दो क्षेत्र ले लो आप, माना कि एक अपना इंडिया ले लो या कोई भी ऐसा क्षेत्र ले लो जो भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता हो। समझ में आ रहा है ना। भूमध्य रेखा क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जा रही है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। तो एक क्षेत्र इधर का ले लो, जैसे भारत भी लगभग उसके आसपास आता है, आपने देखा होगा भारत भी उसके पास में है, मतलब बिल्कुल उसके नहीं पड़ता लेकिन पास में है। एक तो जैसे भारत ले लो आप, और इसी प्रकार से एक देश आप उधर ले लो जो आप देखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र, जिसे आप ले सकते हो कनाडा ले सकते हो, है ना। कनाडा और भारत दोनों में आप तुलना करना। एक कनाडा है जो ध्रुव के पास में है, ध्रुव के पास में, और एक अपना देश है भारत। इन दोनों में जलवायु बिल्कुल अलग अलग होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में, तो दो क्षेत्र ले लिए मैंने आपको समझाने के लिए, एक भारत ले लिया और एक ले लिया कनाडा, ठीक है। कनाडा में जो है ठंडी जलवायु और अपने यहाँ पर थोड़ी गर्म जलवायु, समझ में आ रहा है, अपने यहाँ पर गर्म जलवायु और कनाडा में ठंडी जलवायु। तो क्या बोल रहा है कि सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों ये बात, लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक बात होती है। जलवायु का मतलब ही होता है बहुत लंबा समय होना, और एक होता है मौसम, मौसम बहुत कम समय में चेंज होता है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन बहुत लंबे समय में होता है। तो क्या बोल रहा है, सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ले लो आप, उस दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। यानी कि औसत मौसम उसका कहाँ क्या रहता है, जो औसत मौसम है वो क्या ठंडा रहता है या गर्म रहता है, या किस प्रकार का तापमान रहता है, वर्षा किस प्रकार की रहती है, यानी कि औसत जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जलवायु, और लंबे समय का होना चाहिए, ठीक है। और अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यानी कि वो औसत मौसम में जो भी, जैसे माना कि अपने भारत की जलवायु थोड़ी गर्म है, लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ आज से 20-30 साल बाद क्या हो जाए, धीरे धीरे ठंडी होने लग जाए तो ये भी जलवायु परिवर्तन है, या और बढ़ने लग जाए और ज्यादा गर्म होने लग जाए तो ये भी क्या है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है। सिंपल सा है, कोई भी क्षेत्र आपको दे दिया जाए तो उस क्षेत्र में जो भी मौसम है, उस मौसम में जब दीर्घकाल में क्या होता है, जब परिवर्तन होता है, दीर्घकाल में परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन कहलाता है। स्पष्ट आप देख रहे हैं, एक बार आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, मैंने आपको समझा दिया है। क्या बोल रहा है कि सामान्यतः जलवायु का आशय, सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है, जो लंबे समय तक वहां का जो औसत मौसम रहता है उससे होता है। और अतः जब इस किसी विशेष, इस क्षेत्र विशेष में, अतः जब किसी क्षेत्र विशेष में कि औसत मौसम में जब परिवर्तन होता है तो उसे अपन जलवायु परिवर्तन कहते हैं। मैंने आपको स्पष्ट बताया। जैसे मान लो कि भारत का जो आप देखेंगे जो मौसम है, लगभग आप देखेंगे गर्म जलवायु भारत की, यहाँ पर भारत में जो है, मतलब पूर्ण तो नहीं कह सकते लेकिन अधिकतर आपको क्या देखेंगे, गर्म जलवायु। भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। तो जब इस गर्म जलवायु वाले देश में या तो हो सकता है ज्यादा और गर्म होने लग जाए आने वाले समय में, या और ठंडे होने लग जाए, तो इस प्रकार का परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप कनाडा में जाएंगे तो वहाँ बहुत ठंडी जलवायु है, ठीक है, बहुत ठंडी जलवायु है। अगर हम वहाँ पर जाएं तो शायद अपने को रहने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और वो अगर लोग यहाँ आए थोड़ी दिक्कत होती है, समझ में आया, क्योंकि अनुकूलता बहुत जरूरी है। आपके अनुकूलन पड़ा होगा पहले। तो दोस्तों यही क्या कहलाता है, आपका है जलवायु कहलाता है। और ये जलवायु में होने वाला बड़ा परिवर्तन, यानी कि दीर्घकाल में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अपन जलवायु परिवर्तन। आपको समझ में आ गया होगा, और मैं समझाता हूँ। क्या बोल रहा है कि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होती है, यानी कि लंबे समय की मौसमी घटनाओं। याद रखना, मौसम क्या होता है, एक दिन में भी चेंज हो सकता है, एक महीने में भी चेंज हो सकता है, 2-3 महीने में भी चेंज हो सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन बहुत लंबी अवधि दोस्तों, 15, 20, 40, 50 साल भी हो सकते हैं। 50 साल बाद भी क्या होता है, जो 50 साल में जो परिवर्तन होगा जलवायु में, वही आपका जलवायु परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन मौसम में परिवर्तन तो एक दिन में भी हो सकता है,
ठीक है, महीनों में भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम क्या है, बहुत लघु अवधि वाली होती है, और जो अपन जो है अपन देखेंगे जो जलवायु है, जलवायु क्या होता है, बहुत लंबी अवधि है। तो क्या बोल रहा है ये कि जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होती है, यानी कि लंबे समय की जो मौसमी घटनाएं होती है उस प्रकार का क्या उसका औसत होती है। आगे बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन सामान्यतः, अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन सामान्यतः तापमान, वर्षा, हिम, पवन, है ना, प्रतिरूप में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा होता है। मतलब छोटा मोटा परिवर्तन जलवायु परिवर्तन नहीं कहलाएगा। यानी कि तापमान अगर आपका माना सोच लो, अगर पृथ्वी का तापमान जैसे सामान्य तो होता है 14-15 डिग्री सेल्सियस, है ना, औसत जो मानते हैं अपन, अगर सोच लो इसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई, यानी सोच लो अगर भारत का तापमान अगर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है या 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और पता चला आज से 20 साल के बाद में ये जो है मात्र 2 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, 4 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, तो ये जलवायु में क्या हो गया, बहुत ही एक बड़ा परिवर्तन हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, जलवायु परिवर्तन बोलेंगे। या इसका उल्टा ये भी हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, आने वाले समय में 15-20 सालों में क्या हो सकता है, यहाँ का जो तापमान है और बहुत ज्यादा हो जाए, 50-60 डिग्री तक चला जाए। तो आप सोचो दोस्तों, अगर इतना हो जाए तो ये भी क्या एक प्रकार का जलवायु परिवर्तन है। इसलिए मैंने बोला ये क्या है, तापमान में चेंजेस होता है, इसमें वर्षा में भी चेंजेस हो सकता है, हिम में भी चेंजेस हो सकता है, और पवन में भी हो सकता है। तापमान में कैसे, तापमान या तो कम या ज्यादा हो सकता है। वर्षा भी जहाँ ज्यादा हो रही थी वहां अगर कम होने लग जाए, जहाँ कम हो रही थी वहां ज्यादा होने लग जाए। इस प्रकार से जो हिम है, बर्फ है, वहां ज्यादा कमी आने लग जाए, कम होने लग जाए। पवन प्रतिरूप में भी अगर चेंज आने लग जाए, तो अगर ये लंबे समय तक अगर ऐसा होने लग जाए या लंबे समय तक ऐसा बना रहे, तो इसी को अपन बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। तो ध्यान रखना, आपको एक बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी अभी तक कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी अवधारणा है जो कि कई वर्षों में जाकर होती है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन क्या एक ही है? तो दोस्तों इसमें एक जरा सा अंतर है। ग्लोबल वार्मिंग का होता है पृथ्वी का गर्म होना, है ना, यानी कि पृथ्वी का जब औसत तापमान बढ़ने लग जाता है तो उसे अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन में दो अवधारणाएं, बढ़ने भी लग जाए और कम भी हो सकता है। समझ में आ रहा आपको? यानी कि शीतलन भी हो सकता है और गर्म भी हो सकती है पृथ्वी। जब पृथ्वी का तापमान लगातार कम होने लग जाए तो ये भी जलवायु में परिवर्तन है, और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लग जाए तो ये भी जलवायु परिवर्तन है। यानी कि दोनों चीजें इसके अंतर्गत आती है। और पृथ्वी का जो औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना ये ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी कि एक पार्ट जरूर है जलवायु परिवर्तन का ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन पूर्ण रूप से अपन नहीं कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी के तापमान का लगातार बढ़ना, पृथ्वी के औसत तापमान का लगातार बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग में पुराने चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लें। लेकिन जलवायु परिवर्तन क्या है, पृथ्वी का जो लगातार तापमान कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, ये दोनों चीजें इसमें आती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मैं बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, कौन सी प्रक्रिया है, क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सी प्रक्रिया? दीर्घकालिक प्रक्रिया, यानी कि कई वर्षों में जाकर होता है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों द्वारा प्रभावित, यानी प्राकृतिक कारक भी हैं और मानवीय कारक भी है जिनके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो अब आपको कारणों पर जाना है या कारकों पर जाना है कि किस कारण से। अब आपने जलवायु परिवर्तन को समझ लिया कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है ना, लेकिन अब आपको समझना है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कारक कौन कौन से हैं जो जलवायु परिवर्तन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, या क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, मानवीय कारण भी है, बहुत सारे मानवीय कारण भी है, और बहुत सारे जो है प्राकृतिक कारण भी है। अगर औद्योगिकरण जब से हुआ है ना, उद्योग धंधे जब लगना शुरू हुए, तो उससे पहले जो है प्राकृतिक कारक ही इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, है ना, भूमि के उपयोग में बहुत सारा परिवर्तन हो गया, तो इसके कारण दोस्तों क्या हो गया, आजकल जो मानवीय कारण है वो ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं, और इसी के कारण दिक्कतें ज्यादा आ रही है। ठीक है, प्राकृतिक कारण इतने ज्यादा जिम्मेदार नहीं थे, उससे इतना जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन मानवीय कारणों से बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं एक एक समझा रहा हूँ आपको। जैसे मानवीय कारक में क्या बोल रहा है कि औद्योगिकरण, यानी कि दोस्तों जो उद्योग धंधे लगना शुरू हुए, तो कहीं आप सोचो अगर उद्योग लगेंगे तो क्या करेंगे, जो भूमि है उस भूमि पर जो पेड़ पौधे हैं उसको काटेंगे, वो तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण। और उसके अलावा आप देखेंगे उद्योगों से बहुत सारे प्रदूषण होता है ना, बहुत सारे जहरीली गैसें निकलती है, तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत जिम्मेदार हो सकता है। ये नगरीकरण देखो आप, नगरीकरण होगा तो क्या होगा, सोचो आप, अगर कहीं पर खाली जगह है तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर उस जगह नगर लग जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, है ना, और वहाँ की भूमि पर नगर बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। फिर भूमि के उपयोग में परिवर्तन, तो दोस्तों जैसे जैसे मनुष्य तरक्की कर रहा है, वो बहुत क्या कर रहा है, भूमि का दुरुपयोग कर रहा है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उसको काट दिया जाता है, और उसको अपने उपयोग के लिए क्या कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, बार बार उसका दुरुपयोग कर रहा है ना। भूमि के उपयोग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। आपने गांव में सुना होगा कि पहले जो है बहुत सारी जो है भूमि होती थी जहाँ पर हमारे जो जानवर हैं, गाय भैंस चरने जाया करते थे, लेकिन आजकल तो भूमि बची ही नहीं है ना, आजकल उनके चरने के लिए भूमि बची ही नहीं है ना, सब लोगों ने क्या कर लिया है, सब खेत बना लिए। तो ये भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो क्या क्या जिम्मेदार है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमि के उपयोग में परिवर्तन और संसाधनों का दुरुपयोग। आजकल लोग जो संसाधन है उनका दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, जैसे पेट्रोल डीजल आप देखें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, बहुत ज्यादा लोग जो है
व्यक्तिगत वाहनों को ज्यादा अपना रहे हैं बजाय कि सार्वजनिक वाहन के, है ना। तो ये चीजें, और ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज में वृद्धि हो रही है, इनकी लगातार आप देखेंगे मेथेन हुआ, CO2 हुआ, इनमें लगातार वृद्धि हो रही है ना। और तापमान में वृद्धि हो रही है, और तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, ये क्या है, एक प्रकार से आपका ग्लोबल वार्मिंग भी है। तो ये हो रहा है, ये सभी क्या है, मानवीय कारणों से हो रहा है। और विभिन्न प्रदूषण आप देखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस पर चैप्टर पढ़ाना है ना, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन विभिन्न प्रदूषण जो हो रहे हैं, इनके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आपको एक कारण समझ में आ गया है। कई बार पूछ लेता है यूपीएससी एमपीपीएससी में, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन कौन से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, लेकिन आपको पता चल गया होगा मेन क्या है। अब ये तो मानवीय कारक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारे कारण ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक रूप से भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक रूप से भी होते हैं। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं देखते हैं। क्या बोल रहा है कि सौर विकिरण में विभिन्नता, यानी कि जलवायु परिवर्तन कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्या 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 कारण है जैसे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये ज्यादा जिम्मेदार नहीं होते हैं, है ना, इनमें ज्यादा मात्रा में जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदार रहते हैं। तो अपन पढ़ लेते हैं। जैसे कि सौर विकिरण में विभिन्नता, यानी कि दोस्तों जो सौर विकिरण है, यानी कि सूर्य की जो किरणें है उसमें विभिन्नता कैसे। आपने सुना होगा कि पृथ्वी जो है, आपने देखा होगा थोड़ी झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण कई बार क्या होता है, कई बार जो है किरणें ज्यादा पहुंच पाती है पृथ्वी किसी भाग पर, कहीं पर कम पहुंचती है। इसके कारण सूर्य विकिरण में विभिन्नता आ जाती है, यानी कि तापमान में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का उद्भेदन, दोस्तों ये भी कारण बनता है। ज्वालामुखी का जब भी उद्भेदन होता है तो कहीं ना कहीं क्या करता है, इसमें जो ज्वालामुखी का उद्भेदन होने पर जो राख निकलती है वो सूर्य विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और पृथ्वी का तापमान कम होने लगता है। समझा ना आपको। और यह कहीं ना कहीं पृथ्वी के शीतलन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि पृथ्वी ठंडी होने लग जाती है। तो ये ज्वालामुखी उद्भेदन भी इसके लिए कारण है, ठीक है। अगला है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन। मैंने आपको बताइए कि पृथ्वी की कक्षा में जब परिवर्तन होता है, आपने सुना होगा जो अपनी जो पृथ्वी है, वो जो इसका कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार से मतलब क्या है, को एक गोल नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है। कभी तो पास में आ जाती है और कभी दूर चली जाती है। जैसे माना कि बीच में सूर्य है, तो आप देखेंगे कभी तो बिल्कुल दूर चली जाती है पृथ्वी, अगर यहाँ घूम रही है कभी दूर चली जाएगी, और कभी क्या होता है, कभी बिल्कुल पास में आ जाती है। जब पास में आ जाएगी तो प्रकाश ज्यादा गिरेगा, और जब दूर रहेगी तो प्रकाश क्या होगा, कम जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इस पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। समझ में आया आपको ये पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, क्योंकि ये जो पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है वो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार मतलब अंडेनुमा इस प्रकार से। तो कभी क्या होता है, यहाँ पास में ज्यादा है और कभी दूर पड़ता है प्रकाश, इस वजह से दोनों में दिक्कत आती है। फिर सौर कलंक, सौर कलंक चक्र ये भी होता है। क्या होता है दोस्तों, सूर्य में जो धब्बे पड़ जाते हैं, है ना, सूर्य में जो धब्बे पड़ जाते हैं वो धब्बे भी कहीं कहीं जिससे ज्यादा प्रकाश निकलने लगता है, और ये भी क्या है, ज्यादा तापमान होने लग जाएगा, और ज्यादा तापमान होने लग जाएगा तो वो भी क्या होगा, आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाएगा, और ये भी जलवायु परिवर्तन है। समझ में आ रहा है आपको। लगभग सूर्य पर जितने ज्यादा धब्बे होंगे, काले धब्बे होंगे, वो कहीं ना कहीं सौर कलंक चक्र बोलते हैं, उनको सौर कलंक बोलते हैं। तो वो ज्यादा क्या करेगा, तापमान होगा उसका, ठीक है। अगला है वायुमंडल के गैसीय संयोजन में परिवर्तन। आप सोचो कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन अगर 78% है ना, ऑक्सीजन अगर 21% है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अगर ये जितना प्रतिशत है दोस्तों, ठीक है, अगर ये जितना प्रतिशत है और इसमें अगर कुछ चेंजेस आता है, अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों मैंने आपको बता दी है, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें, तो अभी मैंने आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसकी परिभाषा बताई मैंने आपको। फिर इसके लिए 2 कारक बताए मैंने कि इसके मानवीय कारक भी होते हैं और प्राकृतिक कारक भी होते हैं। ये अभी तक मैंने समझाया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए क्यों दिक्कत है, दिक्कत इसलिए दोस्तों कि ये मानव एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अपन मानव है या जीव जंतु है, ये जो अपना पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इस पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। जैसे आप बहुत सारे देख सकते हैं, ग्लेशियर का पिघलना। अगर जलवायु परिवर्तन होगा, है ना, या ग्लोबल वार्मिंग होगा तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे, आप सोचो बर्फ पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और बड़े बड़े जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो कहीं ना कहीं समुद्र जल का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। समुद्र जल का स्तर बढ़ने लग जाएगा, और जैसे समुद्र जल का स्तर बढ़ने लग जाएगा दोस्तों, तो कहीं न कहीं जो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो समुद्र के किनारे वो डूबने भी लग सकते हैं, है ना। समझ आ रहा है आपको। बहुत सारे देश, अभी आप देखेंगे बहुत सारा, जो इंडोनेशिया की जो राजधानी वो चेंज कर दी गई अभी, है ना। क्यों कर दी गई दोस्तों, पता है आपको। उसका कारण ये भी कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन था, क्योंकि वो जो वहाँ पर थी राजधानी वो कहीं डूबने लग गई थी। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता था। और बहुत सारे द्वीप ऐसे बने हुए हैं समुद्र में जो डूबने की कगार पर आ गए हैं। तो ये इसी कारण हो रहा है, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है, जिससे कई द्वीप डूबने लग गए हैं। कठोर और मौसमी घटनाएं, मौसमी दशा होने लग गई है।
आपने देखा होगा असमय बरसात होना, और कभी बरसात के मौसम में बरसात नहीं होती है और बिना समय उस समय बरसात होने लग जाती है। आपने देखा होगा ये, यानी कि सूखा एवं बाढ़ की घटनाओं को बराबर बढ़ना। कई बार आपने देखा होगा बाढ़ आने लग जाती है ना, असमय बहुत समय वर्षा हो जाती है, या बाढ़ आना, सूखा आना, यानी कठोर मौसमी दशा है। पानी गिर रहा है तो बहुत ज्यादा गिर रहा है, पानी अगर गिरने लग गया है तो बहुत ज्यादा गिर रहा है, और नहीं गिर रहा है तो गिर ही नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है दोस्तों, ठीक है। फिर मानव स्वास्थ्य को, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, मानव स्वास्थ्य को सबसे बड़ी दिक्कत है इससे, ठीक है। और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव, यानी कि जैव विविधता क्या हो रही है दोस्तों, नष्ट हो रही है, जैव विविधता भी नष्ट हो रही है और मानव स्वास्थ्य को भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये उसके अलावा और भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अच्छा, इसको जलवायु परिवर्तन को कम कैसे कर सकते हैं, वही चीजें दिमाग में रखना है। वही औद्योगिकरण करते समय अपने ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, नगरीकरण करते ध्यान रखना है, अत्यधिक अपने वृक्षारोपण करना है, यानी कि उपाय मैंने यहाँ पर लिख दिए, देखो। एक तो नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना है, यानी कि ऊर्जा ऐसी हो जिसका उपयोग क्या कर सकते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसी ऊर्जा का उपयोग करना है अपने को, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है ना, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करना है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना है, ठीक है। और जो परिवहन करना है वो जो है सार्वजनिक परिवहन करना है, यानी कि अपन अगर अपने व्यक्तिगत रूप से अगर वाहन लेकर जाते हैं तो प्रदूषण ज्यादा होता है। आप सोचो, अगर आप 10 जने हैं और 10 जन अगर अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, तो प्रदूषण कितना ज्यादा होगा। इसी की वजह आप सिर्फ अगर सभी लोग एक ही बस में बैठकर जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है। इनकी सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। पर्यावरण अनुकूलित कृषि करना है आपको, और भवन बनाना है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जैविक कृषि जो होती है ना, वो जैविक कृषि करना है अपने को। और जो आपको देखेंगे बहुत सारे जो भवन बनते हैं, वो भवन भी आपको पर्यावरण के अनुकूल बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है जो पर्यावरण को दिक्कत दे, है ना। और वृक्षारोपण करना है, ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को याद आया कि आप बताएंगे जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है ना, वो बहुत चर्चा में था आज से 1-2 साल पहले। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे कि जैविक कृषि करने वाला, ये जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था अपने भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला मैं बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आईपीसीसी के बारे में, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ कि आईपीसीसी क्या होता है। ये आप देखेंगे, ये पूरा पैनल है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, यानी कि आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी एक पैनल बना हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। दोस्तों ये क्या करता है, ध्यान रखना, ये जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक तरीकों से आकलन करता है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो प्रभाव है उनका जो वैज्ञानिक तरीकों से जो आकलन करने वाली संस्था है वो कौन सी है, कभी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना आईपीसीसी है, ध्यान रखना। और ये जो आईपीसीसी है 2 संस्थाओं से मिलकर बनी है, एक तो यूएनईपी और एक है WMO, ठीक है। यूएनईपी और WMO, इनके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। यूएनईपी और WMO, इन दोनों से मिलकर बनी है आईपीसीसी, ठीक है। और ध्यान रखना है कब बनी थी, तो 1988 में बनी थी। ये सन भी याद रखना, कब बनी थी ये आईपीसीसी, 1988 में बनी थी। और किससे मिलकर बनी है, तो यूएनईपी प्लस WMO दोनों से मिलकर बनी है। और जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक तरीकों से आकलन करने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया है। और आपको बता दूं, इसमें जो लोग होते हैं वो कोई एक संस्था के नहीं होते हैं, इस संस्था के लोग इसमें आकलन नहीं करते हैं। इसमें स्वैच्छिक रूप से जो विश्व के जितने भी वैज्ञानिक है वो अपना भाग लेते हैं, अपना योगदान देते हैं और इस प्रकार से रिपोर्ट निकालते हैं। समझ में आ रहा है। इनकी आईपीसीसी खुद जो है यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से आकलन नहीं करती है, जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक तरीके से आकलन खुद आईपीसीसी नहीं करती है। इसके लिए विश्व के जितने भी वैज्ञानिक है वो स्वैच्छिक रूप से अपना योगदान देते हैं और कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक इसकी 5 रिपोर्ट आ चुकी है और अभी 6ठी रिपोर्ट आई है ना। अभी 6ठी रिपोर्ट आई है जिसके कुछ भाग आ गए हैं, 2021 तक वो 6ठी रिपोर्ट के पूरे भाग आ जाएंगे। तो अभी अगर आपको पूछ लेंगे कंप्लीट रूप से कितनी रिपोर्ट आ चुकी है इसकी, तो 5 रिपोर्ट, और अभी 6ठी रिपोर्ट आ गई है लगभग, लेकिन इसका कुछ भाग आए हैं, पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई अभी। तो अभी तक 5 रिपोर्ट आ चुकी है। ध्यान रखें कब आई थी, तो 1990 में आई थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान रख लेंगे। 1990 में आई थी, फिर सेकेंड आई थी 1995 में, फिर 2001 में, भाई एक 90 में, एक 95 में, फिर 2001 में, फिर 2007, 7 दूनी 14, एक 7 में आई, फिर 14 में आई और 21 में। ये 7 का पारा से याद रखना, 3 रिपोर्ट, 7, 14 और 21, 2007 में, 2014 में और 2021 में। अभी इसके कुछ भाग आ गए हैं लेकिन कुछ 2021 तक पूर्ण आ जाएगी है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 1990, 1995, 2001 और 2007 और 2014, ये कितनी 5 रिपोर्ट आ गई और 2021 तक इसकी 6ठी रिपोर्ट भी पूर्ण रूप से आ जाएगी। इसके कुछ अभी भाग आ गए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण ध्यान रखना, 1992 में पहले बता चुका हूँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखना है ना। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यानी कि अर्थ समिट हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, रियो ब्राजील में हुई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था 1992 में,
जो कि क्या है, रियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रियो ब्राजील में हुआ था। और ध्यान रखना यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जो है कन्वेंशन सामने आए थे, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर और मरुस्थलीकरण को लेकर। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संधि और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र संधि। इस प्रकार से 3 कॉन्फ्रेंस आए थे यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ सिर्फ एक के बारे में, जो UNFCCC है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 आए थे, ये पूछ लिया जाता है। 3 सिस्टर कन्वेंशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो कौन कौन से, जलवायु, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो ब्राजील में जो हुआ था, उसमें किस किस विषय पर जो है 3 मुख्य जो आए थे, 3 संस्थान बने थे, तो कौन कौन से थे, ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन पर लेकर बना, और एक जैव विविधता को लेकर बना, और एक मरुस्थलीकरण को लेकर बना, ठीक है। तो मैं यहाँ क्योंकि चर्चा कर रहा हूँ जलवायु परिवर्तन की, जलवायु परिवर्तन का जो बना था उसका नाम है UNFCCC, ठीक है। तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्या देखेंगे, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नाम रखने में देख लेना थोड़ा। अब देखेंगे दोस्तों, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर जो UNFCCC है, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, इसको बोलते हैं कोप फर्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी जो मतलब आप पहली जो बैठक हुई थी, इसको आप सिर्फ कोप से याद रखना, बहुत फेमस है दोस्तों ये शब्द। तो कोप एक जो हुई थी वो हुई थी बर्लिन, जर्मनी में। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, जर्मनी। और कब हुई थी, 1995 में। समझ में आया आपको। तो कोप फर्स्ट ध्यान रखेंगे, ये बन गया था 1992 के आसपास, है ना। और 1995 की पहली जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ये पूछा जाता है। तो पहली याद रखना, और अभी जो हाल ही हुई वो याद रखना, ज्यादा फिर महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो पहली याद रखना, कोप फर्स्ट कहाँ पर हुई थी। ध्यान रखना, कोप बहुत सारी रहती है, लेकिन बोलूंगा जलवायु परिवर्तन पर कोप फर्स्ट कहाँ पर हुई। तो जलवायु परिवर्तन पर कोप जो पहली है, कोप फर्स्ट जो है वो हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। ये जरूर याद रखना दोस्तों। और एक फिर तीसरा याद रखना, कोप 3, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ था। क्योटो कहाँ का शहर है, जापान का शहर, इसलिए बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान। और यहीं पर आई थी कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ पर आई थी, तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में आई थी, याद रखना। और ये कोप 3 है, ठीक है। समझा ना आपको। जो है यहाँ पर देखेंगे कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्या होती है दोस्तों, यानी होता ऐसा है दोस्तों कि एक प्रकार का ये एक पत्र होता है, जो देश जो है अगर 1 टन CO2 के बराबर या 1 टन CO2 के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, तो वो उत्सर्जन करने वाले उनको आप देखेंगे, अगर उत्सर्जन में जो कमी करता है उसको एक कार्बन क्रेडिट मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। यानी कि आप सोच लो, अगर भारत देश है और भारत देश जो है अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अगर कमी करता है, तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिल जाता है। इसे बोलते हैं अपन एक कार्बन क्रेडिट। और ये क्या होता है, इसके जरिए ही लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए वहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें उन्हें उत्सर्जन में कमी लाते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है पूरा दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। आप सिंपल से ध्यान रखना, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब आई थी, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा आई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल में आई थी, जो कि क्योटो कहाँ का शहर है, जापान में है। और ध्यान रखना, कोप 3 जो है, ये जो है आप क्या देख रहे हैं, कोप 3 क्योटो है और कोप फर्स्ट क्या है, बर्लिन है। और ध्यान रखना, ये 1997 में हुआ था। आप सन गिन लें, 1995 में पहला हुआ था, तो 96 में सेकेंड और 97 में थर्ड। तो 97 में थर्ड हो गया, कोप 3 याद रखना। ये सन भी याद रखना, 1997 में हुआ था, इसको ऐसे याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जो कि कोप 3 बोलते हैं इसको। और बर्लिन जर्मनी में हुआ था, जो कि कोप फर्स्ट है। उसके बाद कोप 18 महत्वपूर्ण है, जो कि दोहा सम्मेलन बोला जाता है। कोप 18 जो कि दोहा सम्मेलन, ठीक है, समझ आ रहा है। और इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल जो था, इस क्योटो अवधि समाप्त हो गई थी। और क्योटो अवधि क्या थी, 2013 से 20 की थी, 2013 से 20, यानी क्योटो की जो अवधि रखी थी 2000, आप देखेंगे 1997 में जो क्योटो सम्मेलन हुआ था, उसके तहत आप देखेंगे पहली जो क्योटो अवधि थी 8 से 12, सॉरी पहली क्या थी, 8 से 12 थी, तो ये समाप्त हो गई थी। और दोहा में फिर अगली लग गई थी, जो 13 से 20 है। समझ में आ रहा है आपको। यानी कि क्योटो में जो समायावधि ली थी कि हमको इस वर्ष से इस वर्ष तक वो काम करना है, तो वो 2008 से 12 था। क्या था, 2008 से 12 था। 2005 में ये क्योटो जो है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, लागू हुआ था, कार्यशील हुआ था, याद रखना। क्या क्या बातें बताइए, एक बार पुनः देख लें, आप कंफ्यूज मत होना। मैं बता रहा हूँ कि कोप 3 क्योटो में हुई थी, जो कि जापान का शहर है। और यहीं पर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी, ठीक है। और ये कोप 3 कब हुआ था, 1997 में हुआ था, ठीक है। हुआ था 1997 में, लेकिन इस क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया कब गया था, 2005 से कार्यशील हुआ है, 2005 में अपनाया गया। और इसकी जो अवधि थी वो 2008 से 12 थी। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो प्रथम अवधि थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, आप बताएंगे 2008 से 12 तक थी, ठीक है। और इसकी द्वितीय अवधि आप देखेंगे 8 से 12 तक हो गई थी। तो 2012 में जो सम्मेलन हुआ था फिर आगे बढ़ाया गया, भैया 8 से 12 तक हो गया है। तो 12 से आप देखेंगे कि 13 से लगाकर 20 तक इस क्योटो की दूसरी समायावधि शुरू हो गई थी। और ये 13 से लगाकर 20 तक थी। और ये दोहा सम्मेलन में ये हुआ था, ठीक है। दोहा सम्मेलन कोप 18 था। और एक कोप 21 जरूर याद रखना, जो कि पेरिस से संबंधित है,
ठीक है, पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। और 2015 में हुआ था और यहीं पर ये किया गया। पहले 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें तापमान रखना था, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमको क्या नहीं बढ़ने देना है, अपना जो तापमान है वो बढ़ने नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस पे आ गए हम, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की अपना को तापमान, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर पेरिस में हुआ था ये 21, और COP25 जो है जो कि मैड्रिड स्पेन में अभी हुआ है, करंट अफेयर से संबंधित है। COP25 अभी मैड्रिड स्पेन में हुआ, जो कि 2019 में हुआ। दोस्तों ये चिली में होना था, चिली में होना था, लेकिन फिर वापस चेंज होकर अभी कहाँ पर हुआ है? COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ है। तो अगर आपको इतना वो ज़्यादा, देखो ये तो मैंने आपको समझा लिया, बता दिया, लेकिन आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसमें सिंपल से एक बात ध्यान रखनी कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जहाँ का रियो ब्राजील में हुआ था, और यहाँ पर 3 संस्थाएं बनकर आई थी, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर और मरुस्थलीकरण को लेकर। ठीक है, ये 3 प्रकार के सम्मेलन सामने आए थे। और अपना जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो फ्रेमवर्क था उसका नाम था UNFCCC। ठीक है, और इसमें जो पहला कोप हुआ था, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, ये कोप का मतलब है इसकी पहली बैठक, इसकी पहली बैठक बर्लिन जर्मनी में हुई थी, इसकी तीसरी बैठक क्योटो जापान में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो 18वीं बैठक दोहा में हुई थी, इसकी 21वीं बैठक पेरिस में हुई थी, और इसकी 25वीं बैठक मैड्रिड में हुई थी। आप तो सिंपल सा 3 याद रखना। ये कोप पहली कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में। COP3 कहाँ पर हुई थी? क्योटो में। और COP21 याद रखना पेरिस में। और COP25 कहाँ पर हुई थी? तो ये मैड्रिड स्पेन में अभी हुई है, करंट अफेयर से संबंधित है, और उपाय मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आप ये चीज़ पहली बार पढ़ते तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आप बार बार देख लें, एक बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, देखो एक बार पुनः मैं समझा देता हूँ। पहली बात, जलवायु परिवर्तन क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया कि जलवायु परिवर्तन क्या है, एक दीर्घकालिक एक प्रकार की परिभाषा होती है ना, यानी कि दीर्घकालिक अवधि में होता है, यानी कि बहुत लंबे समय की घटना है। जलवायु परिवर्तन एक लंबे समय की घटना होती है, जिसमें क्या होता है, लंबे समय में जो तापमान है, हिम है, वर्षा है, इनमें एक बहुत ही प्रभाव ये देखने को मिलता है, या बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि दीर्घकालिक समय में जब इनमें चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं अपन जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इन कोई भी देश ले लेंगे आप, जैसे भारत ले लेंगे, अगर भारत की जलवायु अगर गर्म है, अगर इससे गर्म से हो सकता है आने वाले समय में अगर ठंडी होने लग जाए या और गर्म होने लग जाए, तो ये एक प्रकार का क्या है, जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन से 1-2 वर्षों में नहीं होता है दोस्तों, ये वर्षों में होता है, यानी कि 15, 20, 40, 50 सालों तक ही होता है। ये आपको समझ आ गया जलवायु परिवर्तन क्या होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्या क्या कारक जिम्मेदार मैंने आपको बताया। मानवीय कारक में औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, संसाधनों का दुरुपयोग, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, और विभिन्न प्रदूषण जो है मानवीय कारक हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो प्राकृतिक कारक है आप देख रहे हैं, सौर विकिरण में विभिन्नता, ज्वालामुखी उद्भेदन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, सौर कलंक, और वायुमंडल के गैसीय संयोजन में परिवर्तन, ये सभी इसके कारण है। जिसके कारण से क्या होता है, या कारक है जिनके कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों कि मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है, कठोर मौसमी दशाएं आ रही हैं, कभी सूखा कभी बाढ़ आपको देखने को मिल रहा है, और मानव स्वास्थ्य एवं जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और फिर मैंने बताया कि जो IPCC है, ये 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, UNEP और WMO। ठीक है, ये 2 संस्थाओं से मिलकर बना है। और कब बना है? 1988 में बना है। और ये क्या करता है, जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक तरीकों से आकलन करता है। ठीक है, और अभी तक इसने 5 रिपोर्ट दी है। पहली रिपोर्ट इसकी 1990 में आई थी, और अभी जो 21 में इसकी 6ठी रिपोर्ट आने वाली है ना, इसके कुछ भाग आ गए हैं अभी। और 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो रियो ब्राजील में हुआ, जहां पर 3 प्रकार के सम्मेलन सामने आए, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जैव विविधता को लेकर और मरुस्थलीकरण को लेकर। ठीक है, ध्यान रखना। मरुस्थल क्या होते हैं, समझ में आ रहा है आपको? मरुस्थल क्या होते हैं? ठीक है, आगे मैं इस पर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, इस पर फिर समझा दूंगा आपको। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल क्या होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे सभी, मरुस्थल क्या होते हैं। और एक और जो मैंने आपको क्या पूछा था, हाँ मैंने आपको पूछा था कि अपने यहाँ का जो जैविक राज्य जो बना है, पहला जैविक राज्य कौन सा है? मरुस्थलीकरण क्या होते हैं, एक लाइन में बताएंगे ना। मरुस्थल क्या होते हैं सबको पता होगा, अपने यहाँ का जैसे थार मरुस्थल है, तो किसे कहते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, 2 बातें आप लिखेंगे। तो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें आप देखेंगे, और आप देखें पहला जो सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुआ था, इसका तीसरा क्योटो जापान में हुआ, जहाँ पर कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई। और इसका जो आप देखें COP21 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और COP25 अभी हाल ही में 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ है, याद रखना। और इसके उपाय मैंने आपको बता दिया, नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करना है, सार्वजनिक परिवहन करना है, पर्यावरण अनुकूल कृषि एवं भवन बनाना है, और वृक्षारोपण को अत्यधिक प्रोत्साहन देना है और वृक्षारोपण करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी, अभी बरसात का समय चल रहा है, वृक्षारोपण जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।